गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे कि भाई केमिकल चेंज फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उसके वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत होती है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। लास्ट क्लास हम लोग जैसे एक रिएक्शन से अगर हम लोग देखें कि H2 + O2 क्या बन रहा है, H2O, तो इसमें हमने बोले थे कि भाई फॉर्मेशन ऑफ H2O के लिए एक केमिकल रिएक्शन तैयार हो रहा है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर जब अटैच होते हैं, जब रिएक्शन जब करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो उस वाटर के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन की ज़रूरत होता है और इस इक्वेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। अब रिएक्शन चूँकि वर्ड में भी हो सकता है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड द H2O इज फॉर्म्ड, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक बात हो गया था। और ये भी हुआ था कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी भी केमिकल इक्वेशन में LHS वाले को हम लोग एरो के डायरेक्शन से हम लोग समझते हैं कि अगर एरो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो दिस विल बी द राइट हैंड साइड और दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। तो हम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ लिए थे कि किसको बोलते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन रिवर्सिबल भी जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। कोई कोई रिएक्शन ऐसा भी सिंबल होता है कि जैसे भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा सिचुएशन को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग जैसे रिएक्टेंट का अगर हम लोग बात करें कि रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, तो सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टेंस टेक पार्ट कर रहा है तो उसको हम लोग को क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोग लिखते हैं। एंड द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, दैट सबस्टेंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर बनते हैं तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट। ओके, जैसे रिएक्शन है जैसे मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, इसको हम लोग अभी देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सबस्टेंस को। सॉलिड, लिक्विड, गैस है, एक्वस सबस्टेंस किसको बोलते हैं, डाइल्यूट किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, ये सब हम लोग टर्म अभी देखेंगे। क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि व्हाइट पाउडर होता है सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो टेक पार्ट कर रहा है, और इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले ये सब क्या कहे जाएंगे, दिस विल बी द रिएक्टेंट। और जो फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट, जो किसी भी रिएक्शन में जो सबस्टेंस जो फॉर्म हो रहा है और जो RHS की तरफ रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फिर हम लोग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक बात किए थे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में द रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, या हीट रिलीज हो। तो इन टर्म्स में हम लोग एनर्जी में ही हम लोग काउंट करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, बहुत सारे हम लोग एग्जांपल देखे थे हम लोग कि हीट रिलीज होता है, कि जैसे कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको बर्न करते हैं तो वहाँ से CO2 + H2O+ कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होता है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगा कि द रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में अगर हीट या एनर्जी, दोनों बात सेम है, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या किसी रिएक्शन में हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तो वैसे रिएक्शन को बोला जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट, एनर्जी
आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको कन्फ्यूजन टर्म लग रहा है तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सोथर्मिक है तो इसको दो पार्ट कर ले, एक्सो का मतलब हो गया आउट और थर्मिक का मतलब हीट, मतलब हीट बाहर निकल रहा हो। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, इंडो का मतलब हो गया जैसे इनसाइड और थर्मिक मतलब हीट, जिसमें एनर्जी देना पड़ रहा है, दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिससे एनर्जी निकल रहा है दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब फिर उसके बाद जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को देखते हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन किस तरह से होता है, सिंबॉलिक फॉर्मेशन। उसके बाद फिर केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे एक एक करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाम ये, जैसे अनबैलेंस्ड मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अब किस सेंस में वो बैलेंस अनबैलेंस्ड है, मतलब अ केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर डिफरेंट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म हमने लिखे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है कि किसी भी अगर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किसी भी इक्वेशन का दो फॉर्म, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो किसी भी अगर इक्वेशन में एलिमेंट के अगर एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो वैसे रिएक्शन, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें एटम को देखना है, जैसे एग्जांपल H2 प्लस O2 क्या बन रहा है, H2। यहाँ पे अगर देखें कि हाइड्रोजन का एटम, दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी द राइट हैंड साइड, इधर रिएक्टेंट है, इधर क्या है प्रोडक्ट। तो क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हमें एटम देखना है कि अगर देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम कितने हैं, दो, तो उधर भी दो होने चाहिए। दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जितना एटम रिएक्टेंट साइड है उतना ही एटम किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड। तो दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, दो, तो उधर कितने हैं हाइड्रोजन, दो। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, दो, बट प्रोडक्ट साइड में हमें कितना दिख रहा है, एक। क्लियर है। तो ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड इज 2 while oxygen atom in product side is 1. Since oxygen atom in both sides are not equal, then this equation is called unbalanced chemical equation. इस तरह के इक्वेशन में को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड है ना एटम सेम नहीं है, सेम नंबर में नहीं है। अब इसको फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन जो हम लोग बोलेंगे दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें इसके दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटम का नंबर, जितना एटम लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही एटम राइट हैंड साइड अगर हैं, तो ऐसा इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक चीज़ और, जितने भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उनको फिर अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को फिर अब बैलेंसिंग करने की कोशिश किया जाता है कि भाई वो रिएक्शन बैलेंस्ड हो, और बैलेंस्ड रिएक्शन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हमें देखना पड़ता है। तो हम लोग अभी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में देखें। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब सेम नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट के जो एटम हैं वो सेम नंबर में होने चाहिए। तो जैसे, तो अभी हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना है कि वो किस तरह का इक्वेशन होता है। अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच
number of atoms of different element in both side, left side or right side, in both side of the equation are equal। मतलब क्या है कि एलिमेंट्स के जो एटम है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हमने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। तो अगर हीट को हीट किया जाता है तो इस कैल्शियम का एक ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे दो फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें रिएक्टेंट कौन हो गया, तो इस एरो के लेफ्ट साइड ए है, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको क्या बोल दिया, दिस विल द रिएक्टेंट। और एरो के जस्ट राइट हैंड साइड वाले को क्या बोल दिया, दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट हैं उसके एटम जितने हैं वो प्रोडक्ट में भी उतने ही होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब ये रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। चलो देखते हैं। तो जो इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट हैं हमने क्या किए कि एक साइड लिख लिए, भाई एलिमेंट कौन कौन से, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। फिर अब क्या किए कि नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, दोनों तरफ देख लिए। अगर इक्वल आएगा तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एलिमेंट है कैल्शियम, तो इसके टोटल एटम कितने हैं भाई, कैल्शियम एक हमें दिखाई दे रहा है तो एक है। कार्बन देखो, कार्बन भी एक है तो हमने कार्बन एक लिखे। ऑक्सीजन आप देखें तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 लिखे। अब प्रोडक्ट साइड अगर चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो कैल्शियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ कितना है, 1, तो टोटल जितने हो गए 3। कार्बन कितना है, कार्बन 1 है तो 1 हुआ। तो हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग क्या देखें कि भाई रिएक्टेंट साइड जितने एटम प्रेजेंट हैं उतना ही प्रोडक्ट साइड उतना ही एटम प्रेजेंट है। कैल्शियम के जितने एटम लेफ्ट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड है, कार्बन के जितने हैं उतना ही प्रोडक्ट साइड है, ऑक्सीजन के भी दोनों तरफ क्या है, इक्वल। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। इस एरो के दोनों तरफ दोनों साइड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन ये कैसा इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम लोग दो तरह का इक्वेशन देखें कि एक भाई अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसमें एटम बैलेंस नहीं है ना, इक्वल नहीं है, और एक देख लिए हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो कि चूंकि हम लोग डाल्टन्स के लॉ एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे 9th में, तो उसमें क्या बोला गया था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम को ना तो आप बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, है ना। आप अलग से आप एटम बना नहीं सकते, ना ही उस एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। एटम्स ऑलवेज रिमेन कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। एटम हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होता है, ठीक है। तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें क्या ऑब्जर्व देखने को मिलता है कि भाई किसी भी इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपके सामने है तो उसको हमको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है तो उसका क्या रीजन है कि भाई एटम जितने, किसी भी रिएक्शन में एटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब जितने रिएक्टेंट साइड किसी भी रिएक्शन में जितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। मतलब एटम हमेशा किसी भी इक्वेशन में क्या होता है, कंजर्व होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एटम को ना तो आप बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब आपने एटम 4 एटम अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी 4 एटम होने चाहिए। दिस इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उसी के वजह से फिर अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन है
तो उसमें फिर हम लोग क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से हम लोगों को रिलेशन क्या है कि क्या उससे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है कि भाई हमने यहाँ पे एक नोट करके लिखे हैं कि इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसमें फर्स्ट, सिंस एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो मतलब क्या है कि एटम्स को तो क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। तो जब एटम अगर आपने रिएक्टेंट साइड जितने लिए और उतने प्रोडक्ट में नहीं है, तब वो एटम गया कहाँ, है ना, डिस्ट्रॉय तो आप कर नहीं सकते। तो उसी कंसेप्ट को अब हमें क्या करना पड़ता है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। दोनों में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकेंड क्या है कि अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक इक्वेशन अगर हम लोग लें H2 प्लस O2 तो बन रहा है H2O बनता है। तो भाई इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ भी 2 एटम है, चलो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के 2 एटम आपने लिए, लेकिन इधर आपने कितना दिखाया है, 1 एटम। तो इधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए प्रोडक्ट में, तब जाकर हम लोग बोलेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब ऐसा नहीं कि अगर इधर ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन कम है तो एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दें, ऐसा बिल्कुल, मतलब हम लोग अलग से एटम ऐड नहीं करते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। उसका तरीका होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में कि नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इज एडेड इन प्रोडक्ट साइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको ऐड नहीं करना होता है। थर्ड क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में BCE हम लोग लिख रहे हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड इन कंप्लीट रिएक्शन। एक लॉ आप लोग पढ़े होंगे एक 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं उसका मास और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल। दैट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट साइड का मास, प्रोडक्ट साइड का मास क्या होना चाहिए, इक्वल। तो कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो करता है। क्यों करता है, आप खुद सोच के देखिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम प्रेजेंट हैं उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो अगर एटम सेम है तो एटॉमिक वेट भी सब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मास भी सबका सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में जितना मास, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल देखें, अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, दिस इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों अनबैलेंस्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे बैलेंस्ड है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन को अगर देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। क्योंकि हम लोग अभी कैसे बैलेंस करते हैं वो हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें, ओके, तो अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 2H2O, ठीक है भाई। तब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितने हैं अभी, 2 × यहाँ पे 1 है तो 2 × 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इधर देखो ऑक्सीजन भी 2 है, उधर भी 2 था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो अब इसको उधर कितना है, 4, तो इसको भी 4 बनाने के लिए अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस इंडेक्स में हम लोग कोई चेंज नहीं करते, इस इंडेक्स से हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते, सब रूल है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझें कि हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से डील कर रहे हैं। कैसे
कि यहाँ पे बताया गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो देखते हैं। तो हम लोग अभी क्या है कि इक्वेशन जो है दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जाकर ये क्या हो गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, जितना हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट में है, ऑक्सीजन के भी जितने एटम उतना ही प्रोडक्ट में है। चलो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि भाई रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, दिस विल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको ये याद होगा कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। चलो याद होगा आपको, मान के चलते हैं। तो हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है आपके, 4 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक वेट है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 1, तो हाइड्रोजन का 4 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। अपने पास टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है, 2, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। क्लियर। तो रिएक्टेंट में, ये चूंकि रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में टोटल मास कितना हो गया भाई, 36 है रिएक्टेंट का टोटल मास। अब 36 ही होना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में। अगर ऐसा है तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है। अब इधर देखते हैं प्रोडक्ट में। तो हाइड्रोजन भी कितना है भाई, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 प्लस ऑक्सीजन एट कितना है, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो एक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ से 2 अगर मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1, तो ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32। क्लियर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 36। तो देखो रिएक्टेंट का मास कितना आ गया, 36, प्रोडक्ट का मास भी कितना आ गया, 36। तो बैलेंस इक्वेशन जो होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ये बात हमें समझना है, ठीक है। तो हमने नोट में 3 पॉइंट लिखे हैं। और किसी भी बैलेंस इक्वेशन में आप एक्स्ट्रा एलिमेंट आप ऐड नहीं करते हैं। हाउ टू बैलेंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बात आपको क्लियर है। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर लेकर चले, जैसे N2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, जब दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस NH3। अगर हम पूछे कि भाई ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हम लोग देखें कि भाई नाइट्रोजन लेफ्ट साइड कितना है, 2, तो उधर कितना है, 1। तो अंडरस्टूड है कि भाई कैसा इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर एटम दोनों तरफ अगर सेम आ जाए, सेम नंबर में, सेम एलिमेंट का, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। तो अब इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि डाल्टन्स ने क्या बोले थे कि एटम हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा कंजर्व होते हैं, ठीक है। एटम्स ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड इन केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, एटम को आप न तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बनाया जा सकता है। तो ये चूंकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो इसको अगर हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए इस अनबैलेंस वाले को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंसिंग के लिए हम लोग ये जो इंडेक्स जो है ना, जैसे N2 हो गया, H2, जो इंडेक्स की तरफ जो लगा हुआ है उसको कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही है, उसको कभी हम लोग चेंज नहीं करना है। अब चेंज हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से हम लोग सबस्ट्रेट की तरफ लगा सकते हैं कोई भी डिजिट। तो अगर इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि जो बिग सब्सटेंस जो होते हैं वहां से स्टार्टिंग करते हैं। अभी हम लोग रूल हम लोग लिखेंगे, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये अमोनिया है, सबसे बड़ा सब्सटेंस है। चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 है,
और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है। चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पहले तो दिमाग में आया कि भाई चलो इसको 2 कर दो, ठीक। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 कर देंगे, सबस्ट्रेट जो इंडेक्स है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सबस्ट्रेट की तरफ। तो अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन 6 हो गया और नाइट्रोजन कितना है, 2। नाइट्रोजन तो यहाँ बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन चूंकि यहाँ पे 6 हो गया तो अब इसको भी 6 बनाना होगा। अब 6 बनाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 हटा के 6 कर दिए, ये गलत है, क्योंकि आप एलिमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब इसको 6 बनाना है तो अगर हम यहाँ पे 3 कर दें तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। अब हम लोग देखो नाइट्रोजन 2 उधर भी ना, 2 नाइट्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन उधर भी 6 हाइड्रोजन, तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग इसमें अब ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास को अभी इस जो लॉ है वो ये फॉलो करेगा। आप इसका नाइट्रोजन का वेट लिखे, हाइड्रोजन का वेट, फिर इधर भी जो आएगा वो सेम आएगा, करके देख ले। जैसे नाइट्रोजन है N2 है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, 2 है तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6, तो कितना हो जाएगा, 34। इधर भी देखो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 × 2 28 प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ 6, तो कितना आ गया 34। तो रिएक्टेंट का जो मास है इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देन बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, तो ये सब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे ये हीट है, ये जो सिंबल होता है हीट का होता है। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, अगर हम इस रिएक्शन में अगर हम इसको हटा दें, इंपॉर्टेंट ये सब कंसेप्ट क्या है, अगर हम यहाँ पे हीट जो लिखे थे वो हम हटा दें तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। इस रिएक्शन को कराने के लिए CH कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए उसमें हमको हीट रिक्वायर्ड है, तो या तो यहाँ पे हीट लिखा रहेगा या फिर उसका सिंबल होता है डेल्टा। अगर आप इसको नहीं लिख रहे हैं तो रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड नहीं होगा, वो रिएक्शन फिर गलत माना जाएगा। तो उस तरह के क्या क्या इंफॉर्मेटिव हैं जो हमें लर्न करना पड़ता है कि किस तरह से उस इक्वेशन को अरेंज करना है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करें। तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, इसके लिए आपको फॉर दिस वी विल मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। दिस सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये क्या सेटिस्फाई करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, वो फॉलो करता है। अब किसी भी बैलेंस इक्वेशन में आपको NCERT के बुक में वहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं, तो हम लोग उसी स्टेप को हम लोग देखते हैं कि स्टेप इन्वॉल्व, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हीट एंड ट्रायल मेथड है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड भी बताया जाएगा। अब जैसे राइट द वर्ड इक्वेशन, पहला है राइट द स्केलेटल इक्वेशन, इनक्लोज द फॉर्मूला इन बॉक्स, जो भी फॉर्मूला है उसको आप बॉक्स में इनक्लोज कर लें। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग। उस इक्वेशन में जो बिगेस्ट जो फॉर्मूला है वहां से आप स्टार्ट करें। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन, फिर उस जो आप बैलेंस किए हैं उसको फिर आप करेक्ट करें।
तो ये सब जो स्टेप है, अगर आपको बैलेंस करने आ जाएगा तो आप देखते ही आप बता देंगे कि हाँ कहाँ पे कितना एटम होना चाहिए, लेकिन आपको कोशिश करना होगा उसके लिए। जैसे एग्जांपल से हमने लिए हैं कि भाई राइट द वर्ड इक्वेशन। पहले तो आपको वर्ड में जो दिया हुआ है या कुछ सेंटेंस में आपको लिखा रहता है उसको आप एक वर्ड में अगर लिखना है, तो जैसे आयरन प्लस स्टीम का रिएक्शन है, क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड और एक बन रहा है हाइड्रोजन। चूंकि आपको ये पता होगा कि भाई कुछ कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और कुछ कुछ एलिमेंट जो होते हैं इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन भाई इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन 2। जैसे हीलियम हो गया, तो हीलियम इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब एलिमेंट का नेचर है। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो आयरन प्लस स्टीम, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आयरन जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या होता है, Fe प्लस स्टीम, दिस इज द H2O। स्टीम बोलो या फिर वाटर, तो हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, H2O हम लोग लेके चलेंगे। क्या रिएक्शन है, ये क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना उसके माथे पे हो जाएगा 2-, आयरन में चूंकि +3 होता है तो Fe3O4, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe3O4, या Fe2O3 भी एक बनता है, ओके, Fe2O3 प्लस H2। अब इसमें एक आयरन ऑक्साइड में यहाँ पे आपको 3-4 कभी यहाँ पे लिखा रहता है, या 2-3 आपको उस तरह का लिखा रहेगा। अब इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग लिख लिए इस तरह का कि आयरन प्लस H2O। और अब ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे है, यहाँ पे आयरन जो है 1 है और यहाँ पे आयरन का एलिमेंट कितना है भाई, 3। यहाँ पे 1 एटम आयरन का है, वहाँ पे कितना एटम है, 3 एटम है। तो दिस इज द अनबैलेंस्ड। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जितने भी इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उसको आप एक टेबल बना लें, फिर कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसको लिख लें। तो जैसे आयरन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो इसमें आयरन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है भाई, 1। इधर अगर बात करें तो इधर आयरन कितना है, 3, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम नहीं है, तो दिस इज द अनबैलेंस्ड। अब इसी को सेम करना है। अब उसको सेम कैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई ये तो हो गया कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बना लिए। इनक्लोज द फॉर्मूला इन बॉक्स, आपको जो भी फॉर्मूला जो है उसको आप बॉक्स में कवर कर लें। ऐसा क्यों किया जाता है वो बता रहे हैं कि हमने ऑलरेडी बताया है कि भाई ये जो 3 है 4 है 2 है, यहाँ पे 2 1 1, ये जो इंडेक्स है इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर उसको आप इंटरचेंज कर दिए तो फिर रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है, एलिमेंट को आप न तो ऐड कर सकते हैं ना ही उसको रिमूव किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो जो रिएक्शन है उसी रिएक्शन में हमें बैलेंसिंग देखना है। आप इसको हम लोग इनक्लोज कर दिए ताकि इसके अंदर हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें कि भाई अब जो बिगेस्ट जो फॉर्मूला है, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग। अब ये जो बिगेस्ट जो फॉर्मूला है, अब यहां से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। Fe यहाँ पे कितना है, 3 है। अब इधर रिएक्टेंट में भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इसको 3 बनाना है, तो इसके पहले हम यहाँ 3 लिख दिए। तो आयरन भी वहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। आप इस इंडेक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये क्लोज हो गया मतलब उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करना है। इस बॉक्स के हम बाहर कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है,
लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब इसको 4 बनाने के लिए इसको हम बाहर 4, तो अब यार यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 8। तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड 8 हाइड्रोजन है, तो राइट हैंड साइड में कितना होना चाहिए, 8। तो इसके पहले भी हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। क्लियर हुआ। तो अब देखो आयरन भी बैलेंस्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड कितना है भाई, 8। प्रोडक्ट साइड में 8 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। तब एक फाइनल जो इक्वेशन जो बने, दैट इज द 3Fe प्लस 4H2O और ये बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2। इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें हर एटम बैलेंस्ड है। जितने लेफ्ट साइड में एलिमेंट के एटम हैं, उतना ही राइट हैंड साइड में एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हैं। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये फॉलो करेगा किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको ऐसे 2-3 अगर आप करेंगे, 4-5 मतलब करते जाएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे फटाक सा स्ट्राइक करता है। जैसे H2 प्लस O2 है, हमें क्या बनाना है, H2O बनता है। इसको बैलेंस करना है। तो अगर आपको इनक्लोज वाला अगर समझ में आ रहा होगा कि इस इंडेक्स के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको जो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो अब हमें देखना है कि H2O में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1 और यहाँ पे 2 है। तो नो डाउट इसको अब 2 बनाना होगा। अब 2 बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि इस मॉलिक्यूल के बीच में ही 2 कर दिए, तो गलत है। बात समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, H2O, ये रहा H2O। तो इसके यहाँ पे अब 2 करना होगा। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन बढ़ गया, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। अब हाइड्रोजन 4 करने के लिए अब इसके पहले 2 लगाना होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड। तो देखो जैसे H2 प्लस N2, ये क्या बना, NH3 बना। तो यहाँ पे अब NH3 में नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2। तो अगर हम इसको 2 कर दें तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। तो अब यहाँ से हम हाइड्रोजन भी बैलेंस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3। अब एक डिजिट जो है 3-2, आप कुछ भी कर सकते हैं, 3-2 से भी ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन एक कोशिश किया जाता है कि सबसे मिनिमम नंबर रखें। हो सकता है आप 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आप रख के बैलेंस आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करना रहता है कि मिनिमम नंबर से बैलेंस हो। क्लियर। तो ये बैलेंस इक्वेशन के बारे में है। अभी हम कुछ बैलेंस इक्वेशन को करना है, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अब हम लोग कुछ इक्वेशन हमने इधर दिए हैं, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। ये आपको ट्राई करना है खुद, ठीक है। सोडियम प्लस H2 है, बन रहा है NaOH प्लस H2। KClO3 को अगर हीट करते हैं, KCl प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। AgCl को Ag और Cl2 में कन्वर्ट होता है। P4 प्लस O2 बन रहा है P2O5। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 CuO कॉपर ऑक्साइड, क्यूपिक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये आपको बैलेंस करना है। अच्छा, इसमें जैसे एक जरा टर्म समझ लें कि अगर मान लें कि आयरन का जो ऑक्साइड होता है कुछ Fe3O4 Fe2O3 में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर Fe2O3 अगर लेके चलें, ये Fe2O3 है,
प्लस H2O। तो इसको बैलेंस कैसे करें, 2 आयरन है तो इधर भी आपको 2 आयरन रख देना है। ऑक्सीजन कितना है 3, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिए। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो इधर कितना है 2, तो इधर भी हम लोग कितना कर दिए 3। तो इस तरह से बैलेंस हो गया। बात क्लियर है। ये भी जरा देख लें, जैसे कॉपर नाइट्रेट है CuNO3 इसका मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट है के बाहर एक 2 लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितना है कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 2 into 1 2 हो गया, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, तो 3 into 2 6, मतलब ऑक्सीजन 6 है। मतलब इसमें कौन कौन कितने कितने एटम है, कॉपर व 1 एटम है। नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का बात करें तो 3 into 2 6, इतने। बात क्लियर है। तो इसको इस तरह से हमें देखना होगा। तो आज तक यहीं रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।